नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एंड स्पेसिफिकली स्वागत है आपका हमारी स्पेशल हिस्ट्री प्लेलिस्ट में, जिसमें हम हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इन डेप्थ डिटेल में एनालिसिस करने का काम करेंगे। जैसा कि आपने हमारी पहली दो वीडियोस देखी होंगी, जिसमें मैंने पहले द्वारका सिटी के ऊपर और दूसरी वीडियो के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के बारे में बात करी थी। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सम्राट अशोक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों सोचो, एक ऐसे एम्परर, एक ऐसे राजा की कहानी जो दुनिया के सबसे पावरफुल शासकों में से एक था अपने समय के। एक ऐसा राजा जो अपनी पहली ही जंग में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार बना था, लेकिन फिर उसी राजा ने अपनी पूरी जिंदगी धर्म और अहिंसा के प्रचार में लगा दी थी। हां, मैं बात कर रहा हूं सम्राट अशोक की, मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राट की, जिसे अशोका दी ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। पर क्या अशोक कलिंग युद्ध से पहले ही बुद्ध धर्म को अपना चुके थे? क्या अशोका ने सच में 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था? क्या अशोक जो थे वो अपने 99 भाइयों को मारने के बाद राजगद्दी पर बैठे थे? लेकिन इसके साथ साथ क्या आप जानते हैं कि अशोका के जो पिलर्स और रोक्स पर लिखे गए जो एडिक्ट्स हैं, उनके पीछे भी कई सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। ऐसे सीक्रेट्स, ऐसे संदेश छुपे हुए हैं जो अशोका के जो ट्रस्टेड लोग थे सिर्फ वही समझ सकते थे। तो आज हम अनकवर करेंगे अशोका के सीक्रेट एडिक्ट्स की मिस्ट्री, अशोका के बुद्ध धर्म में कन्वर्ट होने की पूरी कहानी। तो चलिए इस हिस्ट्री की किताब को शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, अशोका का सम्राट बनने का जो सफर है वो इतनी सिंपल कहानी नहीं है, ये एक खूनी सफर की कहानी है। अशोका के पिता बिंदुसार ने अपनी मृत्यु से पहले ही सबसे बड़े पुत्र सुशीमा को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया था, लेकिन अशोक के अंदर एक अलग ही शक्ति थी, एक अलग ही पॉलिटिकल इंटेलिजेंस अशोक के अंदर थी। और जो सुशीमा थे, जो अशोक के बड़े भाई थे और अपने पिता की राजगद्दी के उत्तराधिकारी भी थे, उन्हें अशोका का ये एटीट्यूड जो था वो पसंद नहीं था। जब बिंदुसार की तबीयत खराब हुई तब अशोका को तक्षशिला के विरोध को शांत करने के लिए भेज दिया गया था। सुशीमा को लगा कि अशोक को पावर से दूर करने का यह सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन अशोका ने तक्षशिला के रेबेलियन को कुछ ही दिनों में दबा दिया, और वो भी बिना खून बहाए। जब अशोका वापस आए तब बिंदुसार की तबीयत जो थी वो और खराब हो चुकी थी। सुशीमा ने अशोक के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी थी, लेकिन अशोक ने पहले ही अपनी चाल चलना शुरू कर दिया था। सुशीमा को हाथी के नीचे कुचलकर मार दिया गया। यह कहा जाता है कि अशोक ने अपने पिता के मरने के बाद अपने 99 भाइयों को एक एक करके मार डाला था, ताकि कोई भी उसे राजपाट के सामने खड़ा ना हो सके। लेकिन इसके लिए कोई प्रमाण हमें आज तक नहीं मिले हैं। यह एक लेजेंड है जो कई सारे टेक्स्ट के अंदर हमको मिलता है, लेकिन यह तय है कि अशोका ने अपने सभी कंपीटिटर्स को पॉलिटिकल या फिजिकल तरीके से हटाने का काम किया था। इसलिए अशोका को एक रूथलेस कॉन्करर के नाम से भी जाना जाता है, जिसने अपनी शक्तियों को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने से परहेज नहीं किया था। अब यह एक और बड़ी डिबेट है कि क्या अशोका ने कलिंग के युद्ध से पहले ही बुद्ध धर्म को अपना लिया था, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, या वो पहले से ही बुद्ध धर्म के प्रभाव में थे। जैसे कि हम जानते हैं या हमने किताबों के अंदर तो यही पढ़ा है कि अशोका ने कलिंग वॉर के बाद बुद्ध धर्म को अपनाने का काम किया था, बट एक हिस्टोरिकल डिबेट चलती है कि क्या अशोक कलिंग वॉर से पहले ही बुद्ध थे। तो दोस्तों, कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज के मुताबिक अशोका की माता का नाम शुद्रांगी था। खैर ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, बट हां, कई सारे ऐसे टेक्स्ट हैं जो बताने का काम करते हैं कि अशोका की माता का नाम शुद्रांगी था, जो पहले से ही बुद्ध थी। अशोका के बचपन में ही उसकी मां ने उसे बुद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में सिखा दिया था। अशोका के राजुक यानी कि अशोका के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उनमें से भी एक रेवेन्यू मिनिस्टर ने भी कई बार बुद्ध धर्म को फॉलो करने की सलाह जो थी वो अशोका को दी थी। लेकिन अशोका के व्यक्तिगत जीवन में इसके प्रूफ जो है वो इसके बिल्कुल विपरीत हमको दिखाई देते हैं। अशोका के रोक एडिक्ट 13 में लिखा है कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोका को अपनी गलती का एहसास हुआ था, उसके बाद ही अशोका ने बुद्ध धर्म को अपनाया था। लेकिन यह क्लियर नहीं है कि क्या अशोका पहले से ही बुद्ध थे या सिर्फ बुद्ध धर्म के कुछ सिद्धांतों को मानते थे। एक थ्योरी के मुताबिक अशोका के बुद्धिस्ट कन्वर्जन को पॉलिटिकल मूव माना जाता है, जिससे उसने अपने साम्राज्य में शांति और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए शुरू किया था। लेकिन अशोका के एडिक्ट्स में कई जगह लिखा है कि उसने बुद्ध धर्म का प्रचार युद्ध के बाद शुरू किया, तो यह माना जा सकता है कि उसने अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कलिंग युद्ध के बाद करना शुरू किया था। लेकिन बुद्ध धर्म के इन्फ्लुएंस के अंदर अशोक पहले से ही मौजूद थे। पर इसके साथ ही क्या बुद्ध धर्म ने अशोका की कन्वर्जन को मैन्युफैक्चर किया है, यह भी एक बड़ा सवाल है। अब यह एक और कंट्रोवर्शियल डिबेट है जो आज तक के हिस्टोरियंस के बीच में चल रही है कि क्या अशोका पहले से ही बुद्ध थे। क्या बुद्ध धर्म ने अशोका के कन्वर्जन को मैन्युफैक्चर किया ताकि अपनी धार्मिक इमेज को मजबूत किया जा सके। देखो, अशोका के एडिक्ट्स में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि उसने कलिंग युद्ध के तुरंत बाद ही बुद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोका के एडिक्ट्स में लिखा है कि उसने अपनी प्रजा के भले के लिए शांति का संदेश देना शुरू किया था, लेकिन बुद्ध धर्म अपनाने की बात डायरेक्टली कहीं भी नहीं लिखी
गई है। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक ये एक बुद्ध प्रोपेगेंडा था ताकि अशोका की इमेज को एक आइडियल बुद्धिस्ट राजा के रूप में दिखाया जा सके। बुद्ध धर्म के टेक्स्ट जैसे कि दीपावंसा और महावंसा में लिखा गया है कि अशोका ने बुद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन याद रखना ये जो महावंसा एंड दीपावंसा नामक जो टेक्स्ट हैं ये अशोका की मृत्यु के 200 साल के बाद लिखे गए थे। एक थ्योरी के मुताबिक बुद्ध धर्म ने अशोका के कन्वर्जन आफ्टर कलिंग वॉर को मैन्युफैक्चर किया ताकि अशोका के पहले के हिंदू प्रैक्टिसेस को डिफेम किया जा सके। यह एक स्ट्रेटेजिक मूव था ताकि बुद्ध धर्म को एक पॉलिटिकली एंड सोशली सुपीरियर धर्म के रूप में एस्टेब्लिश किया जा सके। अशोका के समय पर मौर्य साम्राज्य में वैदिक प्रैक्टिसेस भी चला करती थी, जैसे कि यज्ञ हुआ करते थे, बलि प्रथा हुआ करती थी या फिर मंदिर पूजन भी हुआ करता था। अशोका ने अपने एडिक्ट्स में कहीं भी हिंदू प्रैक्टिसेस को ओपनली डिफेम नहीं किया, लेकिन यह बात बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हाईलाइट की गई है कि अशोका ने बुद्ध धर्म को सुपीरियर माना था। लेकिन असली बात यह है कि अशोका ने अपने एडिक्ट्स में अपने आप को बुद्ध नहीं कहा, उसने अपने आप को हमेशा धम्म का प्रचारक कहा, जिसका मतलब सिर्फ बुद्ध धर्म नहीं होता है बल्कि एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो क्या अशोक सच में बुद्ध बन गए थे या एक बुद्ध प्रोपेगेंडा था? यह मिस्ट्री अब तक सोल्व नहीं हुई है और शायद कभी यह सोल्व नहीं हो पाएगी। पर इसके साथ साथ क्या अशोका ने 84,000 स्तूप बनवाए थे या ये भी सिर्फ एक कहानी है? तो दोस्तों अशोका के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है कि उसने अपने जीवन काल में 84,000 स्तूप बनवाने का काम किया था। लेकिन क्या यह सच है? यह कहानी अशोका के बुद्ध धर्म के प्रचारक होने के साथ जुड़ी हुई है। यह कहा जाता है कि अशोका ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जो था वो लगा दिया था। सबसे प्राचीन स्तूप जो अशोका के समय में बने थे उनके नाम भी मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे कि सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में बने हैं, अशोका के काल में ही इसका निर्माण हुआ था। भरूच स्तूप ये भी मध्य प्रदेश में, धामेक स्तूप सारनाथ के पास, रामग्राम स्तूप नेपाल के अंदर मौजूद है। लेकिन 84,000 अंक का ये जो सिंबॉलिक माना जाता है इसे, इसका अर्थ होता है लिमिटलेस। तो मे बी अशोका ने 84,000 स्तूप तो नहीं बनाए, पर उनके बारे में यह कहानी लिखी गई, ये एक एग्जैजरेशन हो सकती है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल प्रूफ सिर्फ कुछ स्तूपों की एग्जिस्टेंस को ही सपोर्ट करते हैं, 84,000 स्तूपों के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करने का वो काम नहीं करते हैं। इसके बाद चलिए एक अलग सवाल के ऊपर चलते हैं। अशोका ने अपने आप को देवम प्रिय प्रियदर्शी क्यों कहा अपने एडिक्ट्स के अंदर? तो दोस्तों अशोका के एडिक्ट्स में एक चीज कॉमन थी, उसने अपने आप को हमेशा देवम प्रिय यानी कि भगवान का प्रिय और प्रियदर्शी जो प्रजा के लिए प्रिय हो, यह बात उसने बार बार अपने एडिक्ट्स के अंदर अपने लिए रिपीट की है। लेकिन इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग रीजन छुपा हुआ है। अशोका के राज्य के सुरक्षा के लिए डिवाइन इमेज अशोका की होना बहुत जरूरी था ताकि प्रजा उसके प्रति भक्ति रखे। देवम प्रिय कहकर अशोका ने अपने आप को एक ऐसे शासक के रूप में दिखाया जो भगवान को अनुग्रह प्राप्त कर चुका है। प्रियदर्शी कहकर अशोका ने अपनी इमेज को एक काइंड रूलर के रूप में बना के रखा जो प्रजा के लिए काफी ज्यादा दयालु है। यह एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी ताकि एक तरफ प्रजा को धर्म और शांति का संदेश दिया जा सके और दूसरी तरफ अपनी राजनीति और मिलिट्री स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा सिक्योर किया जा सके। अशोका के एडिक्ट्स में एक लाइन लिखी गई थी जिसमें लिखा गया है कि देवम प्रिय कहता है कि यदि किसी राज्य ने शांति को तोड़ने की कोशिश की तो मैं अपनी सेना को तैयार करूंगा। मतलब शांति के नाम पर अशोका अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बना के रखे हुए थे। अशोका ने अपने एडिक्ट्स में ज्यादातर हमेशा देवम प्रिय प्रियदर्शी का ही टाइटल यूज किया ताकि प्रजा के बीच में एक डिवाइन ओरा बना रहे। अशोका के नाम की जो मेंशन एक बड़ा मिस्ट्री है क्योंकि अशोका ने अपने एडिक्ट्स में अपना नाम जो है वो डायरेक्टली लिखने के बजाय अपने आप को हमेशा देवम प्रिय प्रियदर्शी ही लिखा। लेकिन फिर क्या हुआ, गुप्त काल जब आया, 14वीं से 6वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड आया, उसके लिटरेचर में अशोका का नाम डायरेक्टली हमको मिलता है। अशोका का नाम ही सबसे पहली डायरेक्ट मेंशन जो है वो श्रीलंकन टेक्स्ट में हमको देखने को मिलती है। दीपावंसा और महावंसा टेक्स्ट में ही अशोका के नाम की डायरेक्ट मेंशन हमको देखने को मिलती है। अशोका के नाम की पहली आर्कियोलॉजिकल प्रूफ जो है वो हमको मस्की इंस्क्रिप्शन जो कर्नाटका में सिचुएटेड है वहां से हमको मिली है, जिसमें डायरेक्टली लिखा गया था देवम प्रिय अशोका। यह पहली बार था जब अशोका ने अपने एडिक्ट में अपनी असली नाम, अपने असली आइडेंटिटी को उजागर करने का काम किया था। वहीं से हमको पता लगा कि देवम प्रिय प्रियदर्शी जो है वो वही राजा है जो सम्राट अशोक है। इसके साथ ही अशोक ने अपने संदेशों को 14 मेजर रोग एडिक्ट, 7 पिलर एडिक्ट और कई छोटे इंस्क्रिप्शंस के रूप में लिखवाया था। ये एडिक्ट प्राकृत भाषा में थे जो लोग समझ सकते थे, लेकिन एक ट्विस्ट ये था कि ये एडिक्ट में ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया था और ब्राह्मी लिपि के साथ और भी कई लिपियों का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया था। 1950 में जब हिस्टोरियन जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया था, तब जाकर अशोका के एडिक्ट्स को समझना पॉसिबल हो पाया था। लेकिन जब इन्हें ध्यान से पढ़ा गया तब एक और शॉकिंग बात हमारे सामने आई। कुछ एडिक्ट्स के पीछे एक छुपा हुआ संदेश था जो सिर्फ अशोका के ट्रस्टेड लोग ही समझ सकते थे। सीक्रेट एडिक्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अशोका के पिलर एडिक्ट 6 में लिखा गया था कि धर्म का प्रचार करो लेकिन इसे बल का प्रयोग मत करो, यानी कि धर्म को प्रचार तो करो पर धर्म को बल के रूप में प्रयोग मत करो। लेकिन इसी एडिक्ट के पीछे एक सीक्रेट कोड था जो ब्राह्मी लिपि में लिखा था, शांति के लिए तैयारी रखो।
इसका मतलब था कि अशोका शांति के साथ साथ अपनी सेना को भी तैयार रख रहा था, कहीं दुश्मन दोबारा उनके ऊपर अटैक ना कर दे। इसलिए अशोका जो था वो अपनी मिलिट्री को, अपनी सेना को पूरी तरीके से अबंडन नहीं कर रहे थे, भले ही वो अहिंसा की बात कर रहे थे। साथ में ही अशोका का एक स्पाई नेटवर्क भी था और एडिक्ट्स के पीछे की जो सीक्रेट प्लानिंग थी वो भी हमको दिखाने का काम करता है। तो दोस्तों, ये तो मानते हैं कि अशोका एक शांति प्रेमी सम्राट थे, लेकिन यह भी सच है कि उसके पास एक सीक्रेट स्पाई नेटवर्क भी था जो साम्राज्य की रक्षा करता था। अशोका के कई एडिक्ट्स में मेंशन है धर्म महामंत्रा, जो राज्य के सभी कोनों में जाएंगे, जिनका असली काम था गुप्तचरी करना, साथ में धर्म का प्रचार करना। पर साथ में ये गुप्तचरी का काम यानी कि स्पाइस का काम भी किया करते थे। ये स्पाइस अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट सम्राट अशोक को भेजने का काम करते थे। साथ में एक एडिक्ट में यह भी लिखा गया है अशोका के कि धर्म महामंत्रा को विदेशी राज्यों के साथ संबंध बना के रखने चाहिए। मतलब अशोका ने अपने धर्म महामंत्रा, जो उनके गुप्तचर के रूप में भी काम करते थे, उनको विदेशों में भेज दिया था ताकि दूसरे राज्यों की एक्टिविटी के ऊपर भी सम्राट अशोक नजर रख सके। साथ में अशोका के एडिक्ट्स में एक और मिस्ट्री भी छुपी हुई है, जो कि है अशोका के एडिक्ट्स में मेंशन सिंबल्स की। कुछ हिस्टोरियंस ने इनको डिकोड करने का काम भी किया है। जो स्पेशल कुछ चिन्ह है अशोका के एडिक्ट्स के ऊपर मेंशन है, चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि एक चित्र जो मेंशन है वो बार बार मेंशन है, हाथी का चित्र अशोका के एडिक्ट्स में हमको देखने को मिलता है, जिसे बुद्ध धर्म का प्रतीक माना जाता है। साथ में अशोका के एडिक्ट्स के ऊपर हमको शेर भी मिलता है, जो अशोका की ताकत और मौर्य साम्राज्य का प्रतीक जिसे माना जाता है। स्तूप का सिंबल भी हमको मिलता है, जो शांति और मोक्ष का प्रतीक है। जल रेखा सिंबल भी हमको मिलता है, जो साम्राज्य के एक्सपेंशन का प्रतीक माना जाता है। यह सिंबल सिर्फ अशोका के ट्रस्टेड लोग ही समझ पाते थे। मान लो अगर किसी एडिक्ट के ऊपर शेर और जल रेखा बनी हो तो इसका मतलब यह था युद्ध के लिए तैयारी रखो, और यहां तक हमारी जो सेना की, यहां पर हमारी टेरिटरी खत्म हो जाती है। अगर दूसरा राज्य हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करेगा तो युद्ध के लिए तैयारी रखो। तो ऐसे ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल जो था वो अशोका के एडिक्ट्स के अंदर किया जाता था। साथ में अशोका ने अपने एडिक्ट्स के जरिए सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का काम किया। जो एडिक्ट नंबर 15 है उसमें लिखा गया है कि अशोका ने अपने लोगों को सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका भेजा था ताकि बुद्ध धर्म का प्रचार हो। लेकिन असली रीजन था यहां पर भी स्पाई नेटवर्क को एक्टिव करना और फ्यूचर थ्रेट्स के लिए तैयारी करके रखना। अशोका के एक एडिक्ट में लिखा गया है धर्म को अपनाओ लेकिन राज्य की सीमा को सुरक्षित रखो। यह भी एक क्लियर संदेश था कि अशोका अपनी आर्मी को हमेशा तैयार रखे हुए थे, बस वो शांति के नाम पर ग्लोबल एक्सपेंशन कर रहे थे। तो दोस्तों, अशोका के एडिक्ट सिर्फ शांति और धर्म का संदेश नहीं थे, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान था अपनी पावर को ग्लोबल लेवल तक एक्सपेंड करने का। अशोका ने धर्म के नाम पर अपने राज्य को बढ़ाने का काम किया, अपनी सेना को तैयार रखा, अपनी प्रजा को खुश रखा और एक ऐसे साम्राज्य को बनाने का काम किया जो आज भी हिस्ट्री के सबसे बड़े एम्पायर्स में गिना जाता है। अशोका के एडिक्ट्स की ये छुपी हुई प्लानिंग थी जो उसकी शक्ति को शांति के चहल पर या शांति के साथ लेकर जाने का काम करती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।